हेलो गाइस। मेरा नाम सीएमए आदित्य प्रजापति, मैं क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन का बिजनेस लॉ, जिसमें हम लोग पूरा एमसीक्यू कवर करेंगे। पूरा कोर्स का ओवरव्यू देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको भी देखेंगे। और हम लोग इसको एंड तक जाके शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। जो मतलब हम लोग को जितना रेलिवेंट लगेगा, जो हम लोग को कॉन्सेप्ट हम लोग को लगेंगे कि हाँ ये हमें जानना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, तो वो सब हम लोग देखेंगे आज। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। आपने तो आप तो चैप्टर का वो जो थंबनेल है वो देख कर ही आया होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर बात करें हम लोग सीएमए फाउंडेशन का, तो सीएमए फाउंडेशन का जो बिजनेस लॉ है उसमें हम लोग का तीन चैप्टर तीन चैप्टर है, जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पैटर्न तो आप लोगों को पता ही होगा, सीएमए फाउंडेशन में आप है तो 100 मार्क्स का एमसीक्यूज आता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ होता नहीं है, तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें तीन चैप्टर कौन कौन से, ये अगर आपका क्वेश्चन है या फिर आपको पता है तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है। हम लोग के तीन चैप्टर में है, एक तो हम लोग का द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है। दूसरा आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। और तीसरा है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये तीन एक्ट है जिसको मिलाकर आपका 100 मार्क्स का पेपर बनता है, वो भी एमसीक्यू। ठीक है। तो हम लोग आराम से इसको धीरे धीरे करके कवर करेंगे, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। उसके बाद जो भी हम लोग को जो भी हम लोग को नीड होगा हम लोग उसको नोट करेंगे। ये नोट्स में भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले क्या हमको नहीं जानना चाहिए कि लॉ या फिर ये सब क्यों आया, क्यों बना, लॉ क्यों इम्प्लीमेंट हुआ, ये सब तो हम लोग को एक बार जानना से पड़ेगा ना। तो वो सब एक बार हम लोग जानेंगे। ठीक है। वो सब एक बार हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जंप करेंगे हम लोग चैप्टर्स पे, फिर उसको धीरे धीरे खत्म करेंगे। फिर क्वेश्चन राइटिंग, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब हम लोग करेंगे। ठीक है। अगर आज हम लोग का डे वन है, तो आज हम लोग समझते हैं। ठीक है। लॉ लॉ क्यों है, क्या है, फिर जो जो बेसिक चीजें हैं वो सब आज हम लोग जानते हैं। तो आप नोटबुक भी रख सकते हैं। ऐसे इस नोट्स को मैं दे दूंगा, आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप एक बार व्हाट्सएप में हाई करके सीएमए फाउंडेशन बिजनेस लॉ लिख देना। मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा, इसको प्रिंट करा लेना। इसको प्रिंट करा लोगे तो फिर जाके क्या होगा कि आप भी उसमें मार्किंग कर पाओगे, और दिस इज मोर देन एनफ। ठीक है। तो आपको फिर और ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा, इतना में आपका काम हो जाना चाहिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। देखते हैं कुछ आपके भी डाउट्स होंगे या कुछ भी सजेशन होगा तो आप एक बार मेरे को कमेंट में मेंशन करना। ठीक है। अगर हम लोग बात करें ठीक है, हम लोग लॉ क्यों पढ़ते हैं, अगर पहला क्वेश्चन हम लोग का मन में होगा लॉ क्यों पढ़ते हैं या लॉ क्यों आया, तो हम लोग एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इसलिए लॉ पढ़ते हैं। ये ट्रेन का साउंड थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा कभी कभी। ठीक है। तो हम लोग लॉ इसलिए पढ़ते हैं कि अगर कोई नियम, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट हम लोग लॉ क्यों पढ़ते हैं, हम लोग का काम क्या है कि हम लोग कंपनीज को प्रोटेक्ट करना है। अगर हमारे कुछ क्लाइंट्स तो उनको प्रोटेक्ट करना है। हालांकि हम लोग वो सिविल जो होता है ना, सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर का लॉ नहीं पढ़ते, हम लोग कंपनीज और ये सब हम लोग लॉ में पढ़ते हैं। हम लोग के सिलेबस में जो हम लोग का आईसीएमआई या आईसीएआई का सिलेबस है, जो डिफाइन किया हुआ है कि कंपनीज ये सब वगैरह को कैसे करके प्रोटेक्ट करना है, या फिर उन पे क्या लॉ पनिशमेंट एप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो वो हम लोग एडवाइस करने के लिए पढ़ते हैं ये सब। लिखा हुआ है एडवाइस टू आवर क्लाइंट ऑन मेनी मेनी लीगल मैटर्स के ऊपर हम लोग को एडवांस मतलब एडवाइस करने के लिए हम लोग लॉ पढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री क्या, देखिए ये सब तो मतलब अब आप बोलेंगे सर इससे क्या एमसीक्यू आएगा, नहीं इससे एमसीक्यू तो नहीं आएगा फिलहाल के लिए। लेकिन क्या कि अगर हमें जानना भी तो जरूरी है ना कि क्यों हम लोग लॉ पढ़ते हैं। ठीक है। तो एक है कोड ऑफ हम हमरूबी। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सर ये क्या है, इज द ओल्डेस्ट रिटन फॉर्म ऑफ लॉ। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसके पहले क्या कोई नियम कानून नहीं था? था, जरूर था।
लेकिन उस टाइम पे क्या होता था ना कि एक जो डिसीजन, अगर उस समय क्या था कि किंगडम्स होते थे, और जो राजा का सुनाया हुआ सजा हो जाए या फिर राजा का जो डिसीजन है वही सर्कुलेट हो जाता था, ठीक है। तो वो बायसनेस होता था कि किसी में कुछ तो किसी में कुछ। इसको दूर करने के लिए ये जो कोड ऑफ हामरूबी है, ये द ओल्डेस्ट रिटन फॉर्म ऑफ लॉ। ये उस टाइम के जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि इसको मतलब उस टाइम पे क्या हुआ ना कि पत्थरों पे नोटबुक तो होते नहीं थे, और ऐसा कुछ न्यूज़पेपर नहीं था या कुछ भी ऐसा फैसिलिटी तो था नहीं। तो क्या था कि पत्थरों पे स्टेंसिल्स पे राइट करके वो रख दिया जाता था एक जगह पे, मतलब कि जो जनरल पब्लिक भी देख सके और समझ पाए कि हाँ ये सब लॉ है और ये सब हम लोग के ऊपर ये है, ठीक है। किंग हामरूबी क्रेव्ड द बल्कि स्टोन स्लैब। बल्कि स्टोन स्लैब का मतलब क्या हो गया कि वो जो स्टोन्स होते थे उसके ऊपर ये राइट कर दिए लॉ, ठीक है। ही ऑर्डर टू place those stones on different place so that people may have knowledge of it, and appointed judge to check whether public is following the laws or not। तो उस टाइम क्या किया उन्होंने कि ये जो बड़े बड़े यूटेंसिल्स होते थे उसको एक तो पब्लिक प्लेसेस पे रखवा दिया, ताकि लोगों को पता चले कि क्या है नहीं है, ठीक है। सेकेंडली उन्होंने क्या किया कि जज भी अपॉइंट किए। अगर जज ना हो तो बायसनेस आता है ना भाई, कौन उसका डिसीजन लेगा? अगर कोई कोई अगर सामने वाले में के पास अगर कोई बताने वाला ही नहीं कि ये सही है और ये गलत है, तो डिसीजन कौन लेगा? सीधा सा बात है, ठीक है। तो उस टाइम जज अपॉइंट हुआ, ये एक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इन 4050 BC a set of laws was engraved on 12 dozen table in Rome, tablets in Rome, ठीक है। रोम में क्या 450 BC में क्या हुआ था कि सेट ऑफ लॉ, मतलब जो रूल्स होते थे उसको लिख कर 12 डजन टैबलेट्स इन रोम, मतलब कि एक जगह वो सेम ही चीजें यूटेंसिल्स में करके वो फिर लिखवा कर रखवा दिए गए, ठीक है। तो इसी को हम लोग 12 टेबल्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये आपको एमसीक्यू नहीं, लेकिन बेसिक फ्रेमवर्क या फिर आप कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर, अगर हम लोग इसको नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगा। मतलब दिक्कत क्या होगा कि हमें ओरिजिन ही नहीं पता कि कैसे क्या चीज का ओरिजिन, ठीक है। अगर हम बात करें आज के डेट में इंडिया में अब क्या होता है, कैसे लॉ फॉर्म होता है, कैसे क्या होता है, सर ये सब भी तो जानना है हमें, ठीक है। तो सर हम लोग पक्का पढ़ेंगे, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या कैसे होता है, ठीक है सर। तो अगर हम लोग बात करें कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट क्या है, आज के डेट में प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट क्या है इंडिया में, ठीक है। Law is a set of obligation and duties imposed by the government for securing welfare and providing justice to society, ठीक है। अगर वो लॉ फॉर्म ही नहीं होगा, लॉ अगर रहता नहीं, तो आज कोई दुकान है, कोई जाकर उसमें चोरी कर दिया, कोई मर्डर कर दिया, कोई कुछ कर दिया, तो ये लॉ है ना जो प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को, या फिर रोक के रखता है, हाँ कि हाँ आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर पा रहे हो, तो ये लॉ डिफाइन कर रहा है, ना कि कोई पर्सन। तो वो पहले से एक स्ट्रक्चर्ड वे में डिफाइंड, तो उसी को हम लोग देखेंगे कि क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम लोग देख लिए इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट्स द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ आवर वास्ट एंड डाइवर्सिफाइड कंट्री। हम लोग का कंट्री बहुत बड़ा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें अलग अलग लॉज है बहुत सारे, एंड मतलब बहुत तरह के लॉ, ठीक है। बहुत सारे एक्ट है जो जिसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, कुछ कुछ है, ठीक है। उसमें से हम लोग को सिर्फ यहाँ पे आज तीन पढ़ना है। तीन आज क्या पढ़ना है, मतलब हम लोग धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट सबको कवर करके, सबको मद्देनजर रखते हुए ही ये बना है। अच्छा, तो इतना तो सर समझ में आ गया कि हाँ इस मतलब कि सोशल कल्चरल ये सब सब चीज को ध्यान में रख के फिर जाके हम लोग लॉ को बनाते हैं या फिर लॉ को हम लोग पेश करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ, आपको जानना होगा ना प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ क्या है इंडिया में। तो क्या होता है, सबसे पहले अगर किसी भी चीज का प्रॉब्लम आ रहा होगा तब उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना जाएगा। उस सॉल्यूशन को कोई ब्रीच ना करे, उस सॉल्यूशन को कोई मतलब कोई उसका फायदा ना उठाए, नाजायज फायदा ना उठाए, उसके लिए क्या बनता है, फिर लॉ बनता है, जिसको बनाने वाले कौन होते हैं? गवर्नमेंट कुछ पर्सन को एज अ बंच ऑफ पर्सन या एज अ कुछ नंबर्स ऑफ पर्सन को जो
उस लॉ बनाने के लिए या फिर उस चीज को प्रेजेंट करने के लिए एक कैपेबल है, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो वो सेट ऑफ पीपल को गवर्नमेंट कंसिडर करती है। उसके बाद उनको बोलती है कि ये लॉ मतलब ये प्रॉब्लम अराइजेस हो सकता है फ्यूचर में। अब आप आज के डेट में उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो उसका आप सॉल्यूशन दीजिए, ठीक है। तो क्या होता है कि वो एक ड्राफ्ट बिल करते हैं, ठीक है। एक बिल ड्राफ्ट होता है। बिल ड्राफ्ट मतलब क्या हो गया, जिसमें लिखा होगा कि सब कुछ सर, दीज आर द प्रॉब्लम्स विच कैन अराइज इन फ्यूचर, ठीक है। उसमें ये पनिशमेंट होगा, ये रूल्स होगा, ये इस टाइम इसको देखा जाएगा, इस टाइम इसको देखा जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके वो डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो वो बिल जब फर्स्ट स्टेज क्या है कि वो पार्लियामेंट में प्रपोज होगा, ठीक है। आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट आप देखे होंगे कि जो अपोजिशन होता है और जो फेवर में होता है, वो दोनों डिबेट करेंगे कि नहीं ये अच्छा बिल नहीं है। फेवर वाले बोलेंगे ये अच्छा है, अपोजिशन बोलेंगे ये अच्छा नहीं है। उसमें फिर जाके कुछ अमेंडमेंट होगा, नहीं 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 इसको हटाया जाए। अच्छा हाँ, फेवर वालों को भी लगेगा हाँ सर ये तो ठीक ही बोल रहे हैं, इसको हम लोग को कंसिडर करना चाहिए, हटाना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि वो डिबेट डिस्कशंस उसके बाद काफी टाइम लग जाता है, फिर जाके ये क्या होता है कि एक बार पास हो जाता है लोकसभा में, ठीक है। अब लोकसभा में पास हो जाने के बाद फिर जाके क्या होता है कि ये फिर राज्यसभा में भी पास होता है। क्या लिखा है, देयर आफ्टर इट हैज टू बी पास्ड इन राज्यसभा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट हैज टू बी पास्ड इन राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में हुआ, उसके बाद राज्यसभा में हो गया। उसके बाद क्या है, आप लोग को एक चीज पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये आपके जनरल नॉलेज पर पर्सपेक्टिव से भी है। क्या आपको पता है एक चीज की, प्रेसिडेंट का साइन चाहिए होता है। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंट्री। ये आपको पता हुआ है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ। प्रेसिडेंट जो है उसी को ओनर माना जाता है। हर पीएसयू, जो भी पीएसयूज है, जो भी है, ठीक है, उसका ओनर माना जाता है। इसीलिए आप जब भी देखोगे कि किसके पास प्रमोटर होल्डिंग है एज अ कंपनी, एक कंपनी है मान लीजिए पब्लिक सेक्टर कंपनी। अब पब्लिक सेक्टर कंपनी बहुत सारी है। अब रिलायंस तो नहीं है ना पब्लिक सेक्टर, नहीं सर, रिलायंस तो प्राइवेट है, वो तो अंबानी की। हाँ, अडानी, अडानी भी नहीं है। अडानी भी नहीं है, 100% अडानी नहीं है। तो क्या कौन सी कंपनी है सर, जैसे सेल हो गई, बेल हो गई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एचएएल हो गई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये सबका जो ओनर है, एक्चुअल में ओनर, आपके पास भी शेयर हो तो आप भी ओनर कहलाओगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द शेयर जो होल्ड है वो गवर्नमेंट के पास है, आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। बट उसका ओनर माना जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उस टाइम पे जो भी प्रेसिडेंट रहा है, ठीक है। तो उसी को ही हम लोग ओनर मानते हैं। तो जो भी बिल पास होता है ना, तो वो प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही होता है, ठीक है। तो इट हैज टू ऑब्टेन एन असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी उस टाइम के उस टेन्योर में प्रेसिडेंट रहेगा उसका असेंट मतलब उसमें साइन हो जाएगा, तो फिर आपका ये बिल पास हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या, फाइनली नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ सर, ऑफिशियल गजेट में जो होता है वो उसके बाद पब्लिश होता है, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट मेंशन। अब उसमें क्या होता है कि जो भी बिल होता है ना, तो उसमें डेट मेंशन कर दिया जाता है कि फ्रॉम दिस डेट दिस बिल विल बी इनेक्टेड, जिसमें प्रेसिडेंट का साइन है, या फिर फ्रॉम दिस डेट द एक्ट कम्स इनटू फोर्स। तो वो डेट मेंशन रहता है, ठीक है। और उस दिन से वो बिल जो होता है कि आ जाता है इफेक्टिव में, ठीक है। अब जैसे जीएसटी का बिल का एग्जांपल हम आपको देते हैं। बहुत पहले से बिल प्रपोज हुआ था, बहुत पहले का बात है, ठीक है। मतलब 2007-8 का बात है। उस टाइम जो गवर्नमेंट था वो प्रपोज किया था, उस समय उतना असेंट नहीं मिला, सबको सही नहीं लगा। तो बाद में धीरे धीरे जाके इसमें अमेंडमेंट्स हुए, उसमें लगा कि हाँ ये फ्लॉज हो सकते हैं, ये ठीक किया जा सकता है। सब कुछ ठीक होते होते धीरे धीरे फिर 2017 में जाके वो असेंट मिला प्रेसिडेंट का उसमें, ठीक है। उसके बाद वो जुलाई में जाके वो इनेक्टेड होके एप्लीकेबल हो गया था सबके ऊपर। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। कोई भी बिल है वो ना कि रातों रात रेडी हो जा रहा है, उसके पीछे लोग काम कर रहे हैं, लोग काम करके देख रहे हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि सोर्सेज ऑफ लॉ, ये तो हम लोग अभी समझ लिए। ये तो सर हम लोग को समझ में आ गया। प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट तो समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट एकदम अच्छे से समझ में आ गया। चलिए,
अच्छा, तो अगर हम लोग बात करें सोर्सेज ऑफ लॉ के, कुछ लॉज होते हैं जो सिर्फ स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। कुछ लॉज होते हैं जो सिर्फ सेंटर के ऊपर मतलब सेंटर एप्लीकेबल करवाता है, जो कि होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। तो द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है कि पूरा भारतवर्ष के ऊपर एप्लीकेबल होगा, पूरा होल इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है? स्टैट्यूट और लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो पूरा इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है ही। कुछ कुछ स्टैट्यूट और लॉ, स्टैट्यूट का मतलब होता है एक्ट्स, ठीक है। और लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जैसे बताया ना मैं आपको, कुछ लॉज होते हैं जो बिल पास होता है उसके बाद फिर जाके एप्लीकेबल होते हैं, तो वो सब जो होते हैं, ठीक है। और कुछ स्टेट असेंबलीज में होते हैं, मतलब कुछ स्टेट स्पेसिफिक लॉज होते हैं जो स्टेट में जो भी लोकसभा में जो भी वोटिंग या फिर जो बिल पास होता है तो वो स्टेट असेंबलीज में होता है। उसके बाद क्या लिखा है? द प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजन ऑफ वेरियस कोर्ट एंड इन सम केसेस स्टैब्लिश कस्टम एंड यूसेज। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब भी तो हमको जानना है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ कुछ केसेस होते हैं ना, आप सोच रहे हो कि इसका मतलब क्या हुआ। कुछ कुछ केसेस होते हैं जिसका डिसीजन कोई हाई कोर्ट देती है। आज के डेट में मान लो कलकत्ता हाई कोर्ट कोई डिसीजन दे दिया, जो कि जिसको देख कर ना, वो अगर फैक्ट और सर्कमस्टेंस एक होते हैं तो वो एप्लीकेबल हो जाता है दूसरे कोर्ट्स के ऊपर भी। तो ये भी वेरियस कोर्ट एंड इन सम केसेस। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे कोई नया केस है, ठीक है, जिसका आज तक कोई रेफरेंस नहीं है, मतलब पूरा नया दिख रहा है, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस सब कुछ मतलब एकदम नया है। अब वो केस का डिसीजन क्या होगा कि आज मान लो कलकत्ता हाई कोर्ट में वो डिसीजन हो गया, तो एक लैंडमार्क जजमेंट होता है, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट क्या होता है सर? लैंडमार्क जजमेंट, ये तो नया वर्ड हम लोग सुन रहे हैं, लैंडमार्क जजमेंट क्या होता है? लैंडमार्क तो सर हम लोग पिन कोड में जानते हैं, मतलब एड्रेस लिखते समय जानते हैं कि हाँ इस जगह आके आप रुक सकते हो या फिर इसके आसपास है। तो लैंडमार्क जजमेंट भी वैसे ही चीज है। लैंडमार्क जजमेंट क्या कहता है कि अगर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस एक होते हैं तो वो, और वो पहले से नहीं होता है कभी, ये नया फर्स्ट टाइम अगर वो मतलब वो प्रॉब्लम अराइज हुआ या फिर वो सॉल्यूशन उसका दिया गया, तो वो लैंडमार्क जजमेंट, तो उसको रेफर करके दूसरे कोर्ट, दूसरे जो भी जो भी आपका लॉ के दायरे में आता है, जो भी, ठीक है, वो उस केस को रेफर करके उसका जो वर्डिक्ट है वो अपने केस में ले सकते हैं, ठीक है। उनको फिर से नया प्रोसीडिंग्स पूरा नहीं देखना है कि नया है कुछ, ठीक है। इतना सर समझ गए, लैंडमार्क जजमेंट का भी मतलब समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा, ठीक है सर। एक मिनट रुकिए। हम्म, पता नहीं, अगर शायद अभी फर्स्ट टाइम है तो शायद वीडियो में शायद मेरा फेस ब्लर भी हो रहा होगा, तो पता नहीं है मेरे को, ठीक है, थोड़ा मैनेज करिए। उसके बाद क्या लिखा है? द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इनटू द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स मेक लॉ इन द पार्लियामेंट और इन द स्टेट असेंबलीज, ठीक है। सर इसका मतलब तो हम लोग समझ गए, स्टेट असेंबलीज और ये सब का मतलब तो हम लोग समझ गए सर, हाँ ये तो ऊपर ही हम लोग देख लिए थे। उसके बाद क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल। अच्छा, पावर वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स। कुछ कुछ जो पावर्स है ना तो वो स्टेट को भी दिया हुआ है, जैसे जो लैंड रेवेन्यूज होते हैं, उसका कुछ कुछ है ना, तो वो स्टेट को भी दिया हुआ है कि हाँ यू कैन मेक योर ओन डिसीजन, यू कैन मेक योर ओन फॉलोइंग प्रोसीजर्स। अब जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लैंड आप कहीं भी जगह खरीदोगे ना, ठीक है, हो सकता है कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल में उसका स्टैंप ड्यूटी आपको 2% देना पड़े, एज एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वही उतना ही जगह अगर आप मुंबई में खरीद रहे हो, रेट अलग है मान लो, ठीक है, लेकिन आपको स्टैंप ड्यूटी हो सकता है गवर्नमेंट को 4% देना पड़े। तो वो क्या है कि वो स्टेट टू स्टेट डिफर है, स्टेट टू स्टेट पावर दिया हुआ है, फेडरल, ठीक है। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, Federal Court was established and had the jurisdiction of appellate, original, and advisory. Operated for 12 years and heard roughly 151 cases. चलो ठीक है। The Federal Court was supplemented, replaced by Indian Apex, India's current Apex.
टॉप कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, उसको फेडरल कोर्ट का नाम दिया गया था, जो 151 केसेस सुना था, 12 साल तक ऑपरेट हुआ था, उसको बाद में जाके हम लोग सुप्रीम कोर्ट का नाम दे दिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 इज द foremost और हाईएस्ट लॉ दैट डील्स विद द फ्रेमवर्क मॉडल within which our democratic system works and our law are made for people by people। समझ में आया इसका मतलब? 1950 में तो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा एप्लीकेबल होता है होल ऑफ द इंडिया के ऊपर, और पीपल बाय पीपल, ये ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोटेक्ट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। इसमें फंडामेंटल राइट्स होते हैं कुछ कुछ, राइट टू स्पीच, जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच, उसके बाद जो भी है, तो वो सब आपको प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स का। ठीक है, इट ऑल्सो लेज डाउन फंडामेंटल पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। अब क्या सिर्फ सिटीजन, भाई स्टेट और सेंट्रल का भी तो कुछ पावर होगा, जो सेंट्रल अपने हिसाब से एप्लीकेबल कराएगा, स्टेट अपने हिसाब से एप्लीकेबल कराएगा। वो सब भी तो कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए ना, नहीं तो बोलेगा कि कहाँ लिखा हुआ है ये चीज। आज के डेट में अगर रिटर्न में कुछ लिखा नहीं हुआ तो कोई भी कभी भी बोल सकता है ना कहाँ लिखा हुआ, तो वो लिखा हुआ ही एक्चुअल में टॉप एंड फॉरमोस्ट है। ठीक है, अच्छा, अब तीन तरह के लिस्ट है। ठीक है, पहला क्या है, सेंट्रल लिस्ट, दूसरा है आपका स्टेट लिस्ट, तीसरा है आपका जॉइंट लिस्ट। सर इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया तो फॉलो करता है हाइब्रिड लीगल सिस्टम पे। अब सर हाइब्रिड लीगल सिस्टम क्या होता है, जिसमें कुछ सेंटर के लॉज होते हैं, कुछ स्टेट के लॉज होते हैं, कुछ कुछ दोनों मानते हैं। ठीक है, अब जॉइंट लिस्ट का मतलब, अ मैटर वुड बिकम द सब्जेक्ट मैटर फॉर सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ डिपेंडिंग ऑन द लिस्ट। ठीक है, अब तीन जो लिस्ट है, अब जो सेंट्रल लॉ एप्लीकेबल करा रहा है वो चाहे तो पूरे आपका कंट्री पे एप्लीकेबल करा सकता है, क्योंकि उसके पास उतना पावर है कि वो सेंट्रल में लॉ पास कर रहा है, तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा पूरा होल कंट्री पे। तो वो सेंटर का लिस्ट हो। स्टेट का लिस्ट क्या हो गया सर, स्टेट अपने हिसाब से कोई प्रॉब्लम को देख के, कहीं कोई प्रॉब्लम को अराइज कर, मतलब कोई प्रॉब्लम को समझ के वो एक लॉ बनाया कि जिससे वो चीज का समाधान हो पाए, तो वो स्टेट लिस्ट हो गई। जॉइंट लिस्ट मतलब बोथ आर फॉलोइंग द सेम थिंग, वो हो गया आपका जॉइंट लिस्ट। ठीक है, अच्छा सर इतना तो हम लोग समझ गए, इतना तो सर हम लोग अच्छे से समझ गए। अच्छा, अब उसके बाद सर हम लोग का क्या है कि टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम। टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है सर? हम लोग अभी तो हम लोग कंपनी वंपनी का लॉ देख रहे थे, अभी सर ये सब क्या आ रहा है? देखिए ये सब बेसिक फ्रेमवर्क है, ठीक है, ज्यादा झमेला कुछ है नहीं। क्रिमिनल लॉ है, के दूसरा सिविल लॉ है, तीसरा है कॉमन लॉ है, उसके बाद फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सर हम लोग इसको तीनों को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। अब क्रिमिनल लॉ, ठीक है, क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या हो गया सर? क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या हो गया सर? क्रिमिनल लॉ का मतलब हो गया, अगर कोई भी पर्सन क्राइम कर रहा है तो उसका कोई एक्ट में जाके कोई तो सॉल्यूशन होगा, कोई तो पनिशमेंट, कहीं तो लिखा होगा, कुछ लिखा होगा तब ना भाई उसको पनिशमेंट मिलेगा। अगर कहीं लिखा ही नहीं होगा तो पनिशमेंट कैसे मिलेगा? ये सबसे बड़ा बात है। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ वही है। क्रिमिनल लॉ को अभी थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है, तो वो अमेंडमेंट भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हालांकि हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हम लोग क्रिमिनल लॉ पढ़ भी नहीं रहे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपनी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और ये सब जो होते हैं वो हम लोग के सिविल मैटर्स होते हैं। इसमें मारधाड़ थोड़ी हो रहा है भाई, कंपनी के साथ किसी का मारधाड़ हो रहा है नहीं ना। क्या हो रहा है कि सिविल मैटर्स, कुछ काम गलत कर दिया या फिर कुछ कर दिया तो वो मैटर हो जाता है। तो एक क्रिमिनल लॉ होता है। अच्छा, एक बार क्रिमिनल लॉ सर हम लोग देख लेते हैं, क्रिमिनल लॉ कौन से सेक्शन के अंडर आता है, कौन से एक्ट के अंडर आता है? तो कौन से एक्ट के अंडर आता है? इंडियन पिनल कोड 1860, जो कि अभी अमेंड हो गया है, अभी एक नया एक्ट आ गया है, तो उसका भी हम लोग नाम देखेंगे। क्या होता है सर, क्यों होता है, ये हम लोग पता चल गया। पर्टेनिंग टू वायलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ पब्लिक और रॉन्ग एंड पनिशमेंट ऑफ फॉर द सेम। ठीक है, पनिशमेंट जो होगा उसके लिए है। अच्छा, क्या क्या है सर? इंडियन पिनल कोड 1860 और द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये दो एक्ट के अंडर आपका क्रिमिनल लॉ आता है। अच्छा सर, इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया है? अभी आप बोल रहे हैं कि सर इसमें अमेंडमेंट आया है, ऐसा कुछ आया है, ये क्या क्या बता रहे हैं सर? ये लिखा हुआ है कहीं? हाँ सर, एकदम लिखा हुआ है। देखिए क्लैरिफिकेशन, नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जाम्स एज ऑफ नाउ। ठीक है, इंडियन पिनल कोड को का नाम रिप्लेस करके सर क्या कर दिया गया है?
भारतीय, अरे एक मिनट रुकिए, जस्ट अ सेकंड। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, ये नाम कर दिया गया सर, भारतीय न्याय संहिता 2023। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम क्या कर दिया गया है सर, रिप्लेस बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये दो हो गया, इसको रिप्लेस करके ये नाम कर दिया गया है। उसमें सेक्शंस को चेंज किया गया होगा, कुछ उस समय के फ्लॉज रहे होंगे, लूप होल्स रहे होंगे, उस सबको ठीक किया गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सर सिविल लॉ। सिविल लॉ का मतलब होता है जो लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं जिसमें मार धाड़ नहीं हुआ है, ठीक है, जनरली ये समझ लो। डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन आर डील्ड अंडर सिविल लॉ। ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग का कंपनी कवर हो जा रहा है, वो सिविल मार धाड़ तो हुआ नहीं कंपनी और किसी पर्सन के बीच में, ठीक है। एनफोर्स द वायलेशन ऑफ सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन थ्रू सिविल सूट, प्राइमरली फोकस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन rather than punishment, ठीक है। Administration of civil law are governed by the Code of Civil Procedure 908, 1908. Further classified the law of contract, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, और ठीक है। तो ये सब हो गया, हाँ सर समझ में तो आ रहा है हम लोग को। कंपनी लॉ ये सब जो है हम लोग का सिविल मैटर्स है, जो प्रॉपर्टी लेके लैंड डिस्प्यूट्स होता है आपस में, जो कि ये मेरा जगह है, हाँ भाई, मारपीट तो हुआ नहीं है ना, तो जाइए आप सिविल का मामला कीजिए, सिविल कोर्ट जाइए आप लोग, सिविल कोर्ट में आपको जो डिसीजन होगा दैट शुड बी बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज, ठीक है। अच्छा सर, कॉमन लॉ क्या होता है? कॉमन लॉ, ये है सर कॉमन लॉ। क्रिमिनल लॉ देख लिया, और आपका फिर जाके हम लोग को सिविल लॉ भी देख लिया। अब कॉमन लॉ क्या है? जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और अ केस लॉ इन अ कॉमन लॉ इज अ कॉमन लॉ। सर इसका मतलब तो हम लोग को थोड़ा देर पहले ही तो अभी हम लोग समझे थे सर, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का मतलब। हाँ सर, जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब आप लोग थोड़ा देर पहले समझ चुके। जो मैंने बताया ना आपको, लैंडमार्क जजमेंट, कुछ जजमेंट होता है जो लैंडमार्क जजमेंट होता है, जो डिफाइन हो जाता है कि दिस विल बी फॉलोड इन फ्यूचर। इसी को देख के हम लोग फ्यूचर में अगर कोई ऐसा फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस वाला केस रहेगा तो हम लोग इसको देख के हम लोग समझ सकते हैं, तो वो चीज है, ठीक है। अच्छा, केस लॉस को ही हम लोग लैंडमार्क जजमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 241 डिफाइन करता है। ये आप नोट कर लेंगे, आर्टिकल 241। सर कितना नंबर आर्टिकल 241? ये क्या बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन है दैट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द इंडिया एंड ऑल द पर्संस ऑफ द इंडिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है सर? एपेक्स कोर्ट है। एपेक्स कोर्ट कब बना? फेडरल कोर्ट बना था, उसके 12 साल के बाद एपेक्स कोर्ट बना, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट जानते हैं, वो जो दिल्ली में सिचुएटेड है, तो वो सुप्रीम कोर्ट हुआ, ठीक है सर, समझ गए सर। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है? डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिजीज, इसका मतलब क्या हुआ सर? ये क्या वर्ड है सर, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिजीज? ऐसा ऐसा वर्ड आपका बहुत सारा आएगा, ठीक है, फ्यूचर में ऐसा ऐसा वर्ड आपका बहुत सारा आएगा जिसको आपको समझते चलना है, और आपको कुछ कुछ वर्ड याद भी रखना पड़ेगा, जो आपको एमसीक्यू में आपको पूछेगा। सर इसका मतलब क्या होता है आप बताइए। तो सर आपको पता होना चाहिए उसका मतलब, ठीक है। इज द प्रिंसिपल सपोर्टिंग कॉमन लॉ, मतलब वही केस लॉस को सपोर्ट कर रहा है, और क्या बोल रहा है? टू स्टैंड बाई दैट विच इज डिसाइडेड। सर इसका मतलब तो आप ठीक बताए सर, जो डिसीजन हो चुका है वो डिसीजन को हम लोग अब नकार नहीं सकते, उस डिसीजन को हम लोग और फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, पहले ही डिसाइड हो चुका है, उसको ही अब हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। It reinforces the obligation of the court to follow the same principle or judgment provided by the previous decision if facts are similar on all four legs with the earlier decision। हाँ सर, पढ़ने से पहले ही तो हम लोग को पता चल गया था सर, इसको लैंडमार्क जजमेंट बोलते हैं, केस लॉज बोलते हैं, कि हम लोग को सर वो सब फॉलो करना है। हाँ सर ठीक है सर, समझ गए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया सर? क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, ठीक है, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ। अब क्या है सर? ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सर ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? ये तो सर पहला बार अब सुन रहे हैं, अभी तक तो पहला बार ही सब चीज सुन रहे थे, लेकिन सर ये तो और पहला बार सुन रहे हैं। ठीक है सर, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। ऑफ्टन नोन एज नेचुरल, जस्ट नेचुरल,
deals with certain fundamental principles of justice going beyond written law. अच्छा सर, जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ का मतलब क्या होगा सर? जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ, सोचिए। ठीक है, सोचिए थोड़ा, जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ का मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब हुआ सर कि जो नहीं लिखा हुआ, ठीक है, अगर नहीं भी लिखा हुआ है फिर भी वो उसको फेयरनेस, ठीक है, उसको सही तरीके से अनबायसनेस के साथ, ये सब हम लोग को उसमें नेचुरल जस्टिस में है। मतलब अब मान लो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। मेरे पापा या किसी के भी पापा एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं, ठीक है। वो प्रिंटिंग प्रेस में आज के डेट में पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है। वहां पे पेपर छप रहा है कोई एग्जाम का, जो उनका उनका बेटा या बेटी अभी या फिर कोई रिलेटिव अभी हाल फिलहाल में देने वाला है। अब भाई उनके पास साक्षात पेपर पड़ा हुआ है, भाई हाँ पेपर तो पूरा पड़ा हुआ है यहाँ पे मेरे पास। तो मैं एक काम करता हूँ कि फोटो क्लिक कर लेता हूँ, मैं अपने जिसको भी देना है मैं अपने फैमिली मेंबर में दे दूंगा, एटलीस्ट उसका जॉब तो निकल जाएगा। मेरे हिसाब से हाँ मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ भाई, मैं गलत कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मैं तो अपने लिए तो अच्छा ही कर रहा हूँ। तो हाँ, मैं अपने लिए अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये नेचुरल जस्टिस है, फेयरनेस है? नहीं सर, ये तो फेयरनेस नहीं हुआ। फेयरनेस कैसे नहीं हो रहा है सर? क्योंकि आप तो गलत कर दे रहे हो। तो आप गलत कैसे कर रहे हो सर कि आप पेपर किसी को दे रहे हो? आपका तो नेचुरल जस्टिस क्या है कि आपको फेयरनेस रखना है, किसी को करने नहीं देना है वो पेपर लीक, या फिर ये ऐसा कुछ होने ही नहीं देना है आपको, ठीक है। तो आप अगर नहीं होने दे रहे हो तो दैट इज अ नेचुरल जस्टिस। लिखा तो नहीं हुआ है ना सर कहीं पे? हाँ सर, नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, लेकिन क्या है कि आप नेचुरल जस्टिस हुआ सर। हाँ सर, समझ में आ गया हम लोग को। सर इतना तो हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है सर। आगे बताइए सर। हाँ सर, आगे बताइए, बता रहे तो जी। सर अब आगे बताइए सर। तो ये हो गया जस्टिस, जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ, ठीक है। हाँ सर, समझ गए सर, जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ। अब सर ये क्या लिखा हुआ है, नेमो जिडेक्स इन कॉजस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आप अपने केस में क्या करें, खुद जज कर रहे हैं। आप तो उस प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे, आपका काम क्या था कि वहां पे पेपर लीक ना हो या फिर ऐसा ध्यान रखना, उसके जगह पे आप क्या कर रहे हैं कि खुद पेपर लीक कर। तो वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नो वन शुड बी इन मेड अ जज इन हिज ओन केस एंड इट्स अ रूल अगेंस्ट प्रिजुडिस। समझ में आया इसका मतलब? हाँ सर, समझ में आया सर। हमको खुद से जज नहीं करना है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत। आपको तो दूसरा कोई ना जज करेगा भाई कि आप सही किए कि गलत किए। आप तो अपने हिसाब से ही गलत कर दे रहे हो कि आप अपने आप को जज कर ले रहे हो। नहीं नहीं, मेरे तो फैमिली मेंबर्स हैं, उनका तो जॉब निकलना ज्यादा जरूरी है, तो ये आप गलत कर दे रहे हो, ठीक है। हाँ सर, समझे सर, इसका मतलब भी समझ गए कि आपको अपने स्टैंड होके आपको खुद नहीं जज कर लेना है भाई, हाँ चलो मैं तो ठीक कर रहा हूँ, पेपर मेरे को देना है। तो ये एग्जांपल से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। हाँ सर, क्या याद रखना है? इसका मतलब नो वन शुड मेड अ जज इन हिज ओन केस एंड इट्स अ रूल अगेंस्ट प्रेजुडिस। आप तो किसी को मौका ही नहीं दे रहे हो, आप तो खुद जज कर ले रहे हो भाई कि हाँ मैं तो सही हूँ। दिस इज नॉट फेयर, इसमें तो फेयरनेस कहीं भी नहीं है। ठीक है सर, समझ गए सर। अच्छा, ऑडियो अल्ट्रम पोर्टम मतलब क्या होता है? हेयर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। आप अगर कभी कोर्ट में भी जाओगे तो क्या होता है कि डिबेट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन क्या बोलते हैं वहां पे भी, हमें अगले पक्ष का भी सुन लेना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर फेयर हियरिंग ही नहीं अगर हम लोग कभी देंगे किसी को, तो सर हम लोग किसी चीज को जज कर सकते हैं विदाउट हियरिंग द अदर साइड? समझे सर, ये इसका मतलब क्या हो रहा है? आपको तो पहले वहां पे जानना होगा ना कि सर अदर साइड में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, उसके बाद ना सर आप जज करोगे। उससे पहले तो आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि सर आपको तो अपना स्टोरी पता है, सामने वाला का स्टोरी नहीं पता है कि वो क्या सिचुएशन में था, क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे, क्या प्रॉब्लम रहा होगा, या फिर क्या कुछ भी रहा होगा फैक्ट्स, ठीक है। हाँ सर, समझ में आ गया सर। ये इसका मतलब भी समझ में आ गया सर, ऑडियो अल्ट्रम पोर्टेम का मतलब रीजन डिसीजन आर द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। रीजन डिसीजन का मतलब क्या है? सोचिए, समझ में आया?
मतलब उचित, रिजेंट का मतलब है उचित, जो मतलब जो जस्टिस होना चाहिए था वो ही डिसीजन जो नेचुरल जस्टिस में होगा। तो नेचुरल जस्टिस में वो पेपर वाले में क्या होगा सर कि हमको भी नहीं करना और किसी को और करने भी नहीं देना। अगर मेरे कोई कलीग है या कोई कलीग ऐसा बोल रहे सर मैं कर लूँ क्या, मेरा भांजा है सर उसमें, मेरा नेफ्यू है, मतलब नेफ्यू है या कोई भी है, तो हाँ सर नहीं करना चाहिए सर, दिस इज बियॉन्ड द रिटन लॉ, लिखा तो नहीं हुआ है कहीं पे, लेकिन सर नहीं करना चाहिए। आप भले से फ्यूचर में हो सकता है कि नहीं पकड़ाओ या पकड़ाओ, लीगल इम्प्लीकेशंस होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन क्या है कि नेचुरल जस्टिस में आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। अच्छा सर, इन्फोर्सिंग द लॉ क्या है? वंस अ लॉ पास बाय द पार्लियामेंट इट्स इन्फोर्सेबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। अब इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई लॉ पास हो गया पार्लियामेंट में तो वो एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव्स क्या होता है, एक पीपल होते हैं जो उस एक्ट को या उस लॉ को एनफोर्स कराते हैं और एप्लीकेबल करवाते हैं। ठीक है, इतना ही है। For this purpose, government functions are divided among various ministries. Some are the popular ministry, जो मिनिस्ट्री है कुछ कुछ पॉपुलर मिनिस्ट्रीज है, ठीक है, जो लॉ और ये सबको थोड़ा सा गवर्न करती है, तो उसके बारे में लोग जो पॉपुलर मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्रीज 206 या 7 ऐसा कुछ मिनिस्ट्री है टोटल में। ठीक है, तो वो सब तो सब मिनिस्ट्री को तो हम लोग को पढ़ना नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है एक बार हम उसको भी देख लेते हैं, फिर फ्यूचर में हम लोग को अगर कुछ पढ़ना रहा तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ HA और MLJ। तो ये इसका क्या फुल फॉर्म है और क्या क्या है हम लोग देखते हैं। ठीक है, अच्छा सर, रन बाय ऑफिसर क्या लिखा है कि हेडेड बाय द मिनिस्टर्स और रन बाय ऑफिसर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव्स एंड अदर सर्विसेज। जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, IAS IPS IFS, जो इनके द्वारा ये सब जो मिनिस्ट्रीज है वो चलता है, आप लोग को भी पता होगा। ठीक है, क्योंकि सर यहाँ पे तो छोटे लेवल के लोग तो सर एज अ क्लर्क या फिर एज अ छोटे ही काम कर पाएंगे, लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो UPSC कंडक्ट कराता है उसमें जो अपॉइंट होते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो जो अपॉइंट हुए रहते हैं वो इस सब मिनिस्ट्री को हेडिंग करते हैं, मतलब ध्यान मतलब देखते हैं। ठीक है, अब मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पे हम लोग 4 मिनिस्ट्री हैं। ठीक है, मतलब अभी हम लोग सिर्फ 4 देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा मिनिस्ट्री सर, देखते हैं हम लोग कौन कौन सा मिनिस्ट्री देखेंगे। सिर्फ यहाँ पे हम लोग 4 मिनिस्ट्री देख रहे हैं। पहला क्या हो गया सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हम लोग अच्छा डीलिंग है भाई, मतलब हम लोग एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी बन रहे हैं तो हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकंड क्या हो रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है सर, तीसरा क्या है, होम अफेयर्स। अच्छा सर, होम अफेयर्स। तो चौथा क्या है सर, लॉ एंड जस्टिस। तो ये हम लोग का 4 मिनिस्ट्री है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं सर, क्या है ये मिनिस्ट्रीज में और क्या क्या मतलब समझना है। ठीक है सर, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है concerned with the economy of the India, serving the treasury of एक मिनट, सर्विंग द ट्रेजरी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जहां फाइनेंस आ गया वहीं पे तो हम लोग है भाई। और फाइनेंस में तो ट्रेजरी भी इज अ पार्ट। ट्रेजरी मतलब क्या फंड होना चाहिए, कितना किसको अलोकेट करना चाहिए, किसको कितना बजट मिलना चाहिए, ये सब तो ट्रेजरी का पार्ट हो गया। हाँ सर समझ गए सर, ट्रेजरी का पार्ट हो गया। कंसर्न क्या है, टैक्सेशन। जो भी टैक्सेशन में जो चेंजेस होते हैं ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करता है। जो बजट आता है जो निर्मला सीतारमन फर्स्ट फेब को बताती है, तो वो जो बजट होता है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ। ठीक, बजट जब आता है ना, तो उससे पहले जो बजट बनाते हैं लोग, ठीक है, उनको ना एक अलग सा जो मतलब एक क्वारंटाइन होता है, ठीक है, जहाँ पे उनको पैक कर दिया जाता है। पैक इन द सेंस क्या है कि उनसे उनका मोबाइल फोन और जो भी एक्सटर्नल कनेक्शंस होते हैं ना वो कट कर दिया जाता है। अगर मान लो कि बजट पहले से अगर लीक हो जाए ना, बजट अगर पहले से पता चल जाए कि हाँ हाँ ये हो सकता है ये हो सकता है, तो क्या होगा ना कि लोग उस पे शेयर्स पे पैसे लगा देंगे या फिर तो वो मैनिपुलेशन हो जाए। तो वो चीज ना हो उसके लिए उनको एक जगह पे क्वारंटाइन कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो क्वारंटाइन कर दिया जाता है, तो फिर क्या होता है कि जिस दिन बजट रिलीज हो जाता है ना, हाँ सर जिस दिन बजट रिलीज हो जाता है उस दिन क्या होता है सर, जिस दिन सुबह सुबह बजट रिलीज होता है ना, मैं छोटा सा फैक्ट बता रहा हूँ।
निर्मला सीतारमन के साथ साथ एक कढ़ाई में वो लोग हलवा बनाते हैं, ऐसा उनका प्रथा है। और वो बजट के दौरान, बजट पे पेश का मतलब बजट रिलीज का प्रेस रिलीज में जाने से पहले वो खाते हैं, उसके बाद बजट रिलीज होगा, पूरा बजट फिनिश हो जाएगा, स्पीच फिनिश हो जाएगा, प्रेस रिलीज हो जाएगा, उसके बाद जो लोग को क्वारंटाइन किया गया था उनको फिर वो लोग को छोड़ दिया जाता है कि जाइए अब आप अपने घर जा सकते हैं। उतने दिनों तक उनको रखा जाता है एक जगह पे। ठीक है सर, हाँ सर समझ गए सर। अच्छा, तो अच्छा, द इट इज एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ फोर सिविल सर्विसेज, नेमली इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। अच्छा सर समझ गए सर। अब हम लोग को तो समझ में आ गया सर कि क्या होता है सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये सब काम होता है सर। ठीक है सर समझ गए सर। अच्छा सर, डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या होता है सर? डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे सर, उसका क्या है, उसका क्या है सर बताइए। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, एक मिनट। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी तो भाई एक फाइनेंस का बंदा ही तो बता पाएगा सर। हाँ, आप लोग सुनते होंगे ना कि 1 लाख करोड़ रुपए अलोकेट हुआ डिफेंस बजट को, 50,000 करोड़ रुपए अलोकेट हुआ एडुकेशन बजट को, एडुकेशन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। तो वो जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आ गया। अब रेवेन्यू मतलब क्या हो गया सर? टैक्स कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, कस्टम ड्यूटी कलेक्शन, और जो भी गवर्नमेंट का कलेक्शन होता है वो रेवेन्यू आ गया सर। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इंस्ट्रूमेंट पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट और पब्लिक एंटरप्राइज, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब हो गया डीपीई। ठीक है, हाँ सर समझ गए सर। ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आ गया। अच्छा, अगर अब हम लोग बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये क्या सर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है सर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर अंडर आते हैं लॉस। ठीक है, कौन कौन से लॉस? कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 1956, एलएलपी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आईबीबी। ये क्या है सर? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2008। इसके बारे में तो हम लोग कभी नहीं सुने, नहीं सुने सर, कोई बात नहीं सर। तो जान जाएंगे हम लोग क्या है नहीं है सर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है सर। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे है तो वहां पे हम लोग समझेंगे। ठीक है सर। Responsible mainly for regulation of Indian enterprises in the industrial and service sectors. हाँ सर समझ गए सर। Run by civil servant of ICLS cadre which are elected through civil services examination conducted by a UPSC। तो सर मैंने तो यही बोला था थोड़ा देर पहले कि सर यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है सिविल सर्विसेज, दे आर हाईली क्वालिफाइड, दे आर हाईली नॉलेजेबल, दे आर मोर एक्सपीरियंस देन एनीवन। वो मतलब आप जानते ही हो, सबसे टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया है। तो उसको अगर कोई क्लियर कर रहा है तो ही इज कैपेबल एनफ कि वो डिसीजन अच्छा ले, अनबायस ना हो। ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद क्या सर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या है? अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मतलब क्या होगा? जो आप जानते हैं ना, बॉर्डर है, फेंसिंग होता है, उसके बाद जो बॉर्डर सिक्योरिटी होता है, किसी भी पर्सनल का सिक्योरिटी होता है, वो सब आपका होम अफेयर्स के अंदर आता है, आर्मी एयरफोर्स जो भी है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, जो नरेंद्र मोदी के साथ जो कॉन्वॉय चलता है ना, उसमें जो सिक्योरिटी सब होम अफेयर्स के अंदर आता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ होम स्टेट्स एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, ये सब होम अफेयर्स के अंदर आता है। उसके बाद कैसा? सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और सर डेकोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। सेंसस ऑपरेशन का मतलब क्या होगा सर? सेंसस का मतलब बताइए, सेंसस का मतलब पॉपुलेशन काउंटिंग जो होता है वो सेंसस के अंडर आ गया। ठीक है सर समझ गए सर। अच्छा, उसके बाद क्या? लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ कैबिनेट मिनिस्ट्री व्हिच डील्स विद मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। ठीक है सर, लीगल अफेयर्स समझ गए। दो द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव ऐसे एक्टिविटीज होते हैं सर वो। अच्छा सर समझ गए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और इन इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। सर समझ गए, इतना तो सर समझ में आ गया। ठीक है सर। अच्छा सर, उसके बाद क्या है सर? अच्छा सर, इतना तो हम लोग समझ गए, अभी हम लोग क्या क्या देखे एक बार आप बताओ, बताओ। हम लोगों ने पहले शुरू में क्या देखा? शुरू में हम लोगों ने देखा, क्या देखा सर? कि सर लॉ मतलब क्यों आया है, बनाया गया। उसका प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट हम लोगों ने देख लिया कि कैसे वो पास हो रहा है। सोर्सेज देख लिया सर। अच्छा सर समझ में आ गया सर। उसके बाद क्या टाइप्स ऑफ देखे सर? क्रिमिनल, सिविल, उसके बाद सर आपका कॉमन, उसके बाद नेचुरल जस्टिस। समझ गए सर वो भी।
अच्छा सर, उसके बाद क्या दिखा सर? एनफोर्सिंग, तो उसका सर मिनिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। हाँ सर, समझ गए। अच्छा, अब सर कुछ स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, ये क्या है सर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज? ये तो सर नहीं यार, हम लोग देख रहे हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। अथॉरिटीज नहीं सर, आप जानते ही हो इसके बारे में। तीन है हम लोग को, अभी हम लोग को तीन देख लेते हैं सर, ठीक है? आपके सिलेबस में ये सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई। अच्छा सर, पहले हम लोग यहाँ पे ओवरव्यू जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग देख लेंगे और मार्किंग्स कर लेंगे। सर सेबी क्या है? सिक्योरिटी सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी बोर्ड एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992। सर आपने हर्षद मेहता स्कैम का नाम सुना है? हाँ सर सुना तो है, मूवी भी देखे हैं सर, वेब सीरीज आया था। हाँ सर ठीक है, देखे हो तो आपको पता ही होगा सेबी क्या है। और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट ना एक ऐसा जगह है जहां पे इरेगुलरिटीज, इनसाइडर ट्रेडिंग, कुछ भी हो सकता है। वो कंट्री का मान लो मतलब कंट्री, कंट्री की उस पर डिपेंड करता है, मैनिपुलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तहस नहस हो सकता है, अगर कोई डिसीजन अगर कुछ हो जाए या कुछ पता चल जाए, बाहर लीक हो जाए तो सर मान लीजिए आज मैं रिलायंस में हूँ, ठीक है? अब रिलायंस में हूँ, काम करता हूँ, बोर्ड लेवल पे काम करता हूँ। हाँ सर, बड़े लेवल पे काम करता हूँ। इज इट ब्लर और नॉट, आई डोंट नो। चलिए, मैं भी ऑटो फोकस काम कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। तो सर क्या है कि सेबी जो है तो वो क्या करता है सर, मैं रिलायंस में बोर्ड लेवल पे काम करता हूँ, मुझको पता है कि अरे इसके साथ तो बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने भैया को जाकर बता देता हूँ, भैया बड़ा प्रोजेक्ट उसके साथ मिलने वाला है, स्टॉक्स के प्राइवेट प्राइसेस हाई स्काई रॉकेट होने वाले हैं। तो आप एक काम करो कि मैनिपुलेटिव वे में सर आप ट्रेडिंग कर लो, ठीक है? उसमें से स्टॉक्स खरीद के रखो, जब दाम बढ़ जाएगा तो फिर बेच देना। ये तो सर सबके मन में सवाल होता होगा सर, हाँ तो सर ऐसा तो कर सकते हैं लोग। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए आपका सेबी आया, सिक्योरिटी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है? ये आया कब सर? 1992 में, सेबी एक्ट 1992। ये सर हर्षद मेहता का जब स्कैम हुआ था ना, तो उसी टाइम पे ये एक वो एक्ट लाया गया था, सेबी, जिसका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक गठन हुआ था, जो कि अब आज के डेट में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, अगर कोई कंपनी चाहता है कि हाँ मैं अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लाना चाहता हूँ, जो स्टॉक मार्केट में जो जनरल पीपल है वो भी खरीद सकते हैं, वो भी बेच सकते हैं, तो वो पहले सेबी सेबी का क्लैरिफिकेशन, मतलब सेबी को क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, जो भी रिपोर्ट्स होंगे सेबी देखेगा, ऑडिट करेगा, सब कुछ करने के बाद उनको अलाउ करता है कि हाँ यू आर नाउ एलिजिबल टू मेक योर ऑफर टू द पब्लिक एट लार्ज। उससे पहले तक क्या होता है कि मेंबर्स होते हैं इस कंपनीज में, जो पैसे लगाए हुए रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पब्लिक एट लार्ज को, मतलब आप ओपन ऑफर टू ऑल कर रहे हो कि हाँ यू कैन बॉट आवर शेयर्स, नाउ वी आर अवेलेबल टू यू। ठीक है सर। अच्छा वैसे सर दूसरा एक स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसे है सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब आप कभी सुने हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नोट प्रिंट कर रहा है? नहीं सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ओनली ऑथोरिटी और ओनली पावर दैट कैन प्रिंट नोट्स, ठीक है? तो क्या है कि ये सेंट्रल बैंक है। पहला चीज तो क्या है कि सर ये सेंट्रल बैंक है, हाँ सर समझ गए। रेगुलेटरी बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, हाँ सर ये भी पता है हम लोग को कि सर आरबीआई जो है वो सब बैंक्स को गवर्न करता है। मतलब गवर्न का मतलब क्या हो गया सर? वो सब बैंक को रेगुलेट करता है कि हाँ आप एक्ट के हिसाब से चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, ठीक है सर समझ गए। अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल कंट्रोल इशू एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रूपी। इसका मतलब क्या हो गया सर? इंडियन रूपी का सप्लाई, और इसका मतलब क्या हो गया सर? आप तो एक बार सोचे होंगे, कभी पता नहीं आप सोचे होंगे कि नहीं, चलिए ऐसे बात करते हैं। आप कभी सोचे होंगे कि सर हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या, नोट प्रिंट कर दे, अनलिमिटेड नोट प्रिंट करके और सबको बांट दे, तो सर तो गरीबी खत्म हो जाएगा, तो सबके पास पैसा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ये करते हो और आप ये करने का सोचते हो, तो एज अ फाइनेंस स्टूडेंट कभी मत सोचना आज के बाद, अगर आप सोचे होगे तो भी और आपको पता होगा तो भी। क्योंकि गवर्नमेंट के पास जितना गोल्ड का रिजर्व होता है उतना ही वो नोट प्रिंट कर सकता है। वरना क्या होगा कि जो ये पेन मान लो अगर 10 रुपए का मिलता है, अगर वो अनलिमिटेड जब नोट प्रिंट हो जाएगा ना, जिसके पास जब सबके पास हो जाएगा, तो ये पेन का दाम 50 रुपये हो सकता है या 100 रुपये हो जाएगा।
जो कि परचेजिंग पावर जब बढ़ जाएगा तो उस चीज का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो समझ में आ गया सर? अनलिमिटेड नोट नहीं प्रिंट कर सकते सर। हाँ, अब सर ये हम बता भी सकते हैं किसी को भी सर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि डिवीजन अंडर आरबीआई। अब आरबीआई के भी कुछ डिवीजन है, क्या है सर देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, ठीक है सर। दूसरा क्या है सर? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। अच्छा सर, ठीक है। A specialized division to regulate the payment and settlement system in India, ठीक है सर। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC, ठीक है सर। स्पेशलाइज्ड डिवीजन फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट्स गारंटिंग ऑफ अ क्रेडिट फैसिलिटी टू ऑल इंडियन बैंक्स, ठीक है सर। समझ में आ गया सर? इतना तो सर समझ में आ गया। अब सर बताइए सर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है सर? ये तो हम लोग नहीं आज तक सुने थे सर। IBBI, ये क्या सर? नया नया क्या मतलब? अब तो सर डर डर सा लगने लगा है लॉ पढ़ने में भी। नहीं सर, डरने का कोई बात नहीं है। कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे आप जानते होगे ना कि विजय माल्या था जैसे, ठीक। विजय माल्या आप लोग जानते हो, किंगफिशर का मालिक था। दिवालिया हो गया। दिवालिया का मतलब क्या हो गया कि उसके पास पैसे नहीं है, वो ऐसा डिक्लेयर करके वो भाग गया। वैसे होते ही कंपनीज होते हैं जो, अब जिसके पास, अब मान लो कि अब वो स्टेज खत्म, उनका बिजनेस ठप पड़ गया। अब उनके पास ना पैसा है वापस चुकाने को, और ना उनके पास पैसा आ रहा है कहीं से, क्योंकि अब उनका बिजनेस पूरा ठप पड़ गया। अब वो क्या करते हैं कि अब एक बोर्ड बना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके पास जाएंगे, बोलेंगे सर आई एम बैंकरप्ट नाउ, ठीक है, अब मेरे पास पैसा देने के लिए भी कुछ नहीं है। तो बोर्ड क्या करेगा, एक मेंबर्स ऑफ कमिटी को गठन करेगा वहां पे, मतलब ठीक है, अपॉइंट करेगा, जो कि उस कंपनी का जो भी बचा कुचा जो भी कुछ होगा वो सब बेचेंगे और सल्टाएंगे, ठीक है। उसके बाद जिसको जिसको सीरियली पैसा देना था, एक रूल है, ठीक है। यहाँ पे वो रूल लिखा नहीं हुआ तो आपको बताता भी नहीं है, एक ओवरव्यू तो देखते हुए बस समझते हुए चलते हैं। तो एक रूल है जहाँ पे वो रूल लिखा हुआ है कि हाँ हाँ पहले इसको पैसा मिलना चाहिए, दीज आर द पीपल्स, इसको पैसा पहले मिलना चाहिए, तो ऐसे करके एक सीरियली बना हुआ है कि किसको कब कब पैसा मिलना चाहिए, तो वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, काम खत्म। और ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का काम। तो वही चीज लिखा हुआ है, क्या चीज लिखा हुआ है? इट इज द रेगुलेटर फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है केसेस एंड लाइक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अच्छा ठीक है, उसको अपॉइंट करते हैं। जिसको अपॉइंट करते हैं ना, मैं बोला ना, एक पीपल्स को, एक मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ठीक है सर, समझ गए सर? अच्छा सर, इस्टेब्लिश्ड ऑन कब हुआ सर? ये तो ज्यादा पुराना नहीं है सर। हाँ सर, ये 10 साल पुराना ही है बस। वॉज गिवन स्टैट्यूटरी पावर थ्रू द IBC 2016, ठीक है सर, ये एक्ट हो गया। इट कवर्स इंडिविजुअल कंपनीज, इंडिविजुअल्स कंपनीज, LLP एंड पार्टनरशिप फर्म। समझ गए सर? अच्छा सर, समझ में आ गया सर? हम लोग को सर समझ में आ गया सर, सेबी क्या है, RBI क्या है, और इंसॉल्वेंसी IBB क्या है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो सर क्या छोड़ दे? नहीं सर, थोड़ा सा और है सर, थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का आज खत्म हो जाएगा सर। उसके बाद तब हम लोग कल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे जा पाएंगे सर। हाँ सर, जो हम लोग का मेन टॉपिक है, फिर तब और मजा आएगा। ठीक है सर, देख लेते हैं। इंडियन जुडिशियल सिस्टम है कुछ, ठीक है सर, क्या है सर? इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कोर्ट। अब कोर्ट में क्या है सर? पहला नंबर क्या हो गया सर आपका? एपेक्स कोर्ट। एक मिनट रुकिए। एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट क्या है सर? सुप्रीम कोर्ट को ही हम लोग एपेक्स कोर्ट कहते हैं। ये क्या हो गया सबसे टॉप पे? ऊपर भी हम लोग पढ़े सर, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन द ऑल द अदर कोर्ट्स और ऑल द इंडिविजुअल, और जो भी है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वही सबके ऊपर फाइनल होगा, ठीक है। दूसरा क्या सर? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या होता है सर? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट। उसके बाद सर क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है सर, समझ गए सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद क्या? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, या फिर जो मेट्रो सिटीज में कोर्ट होते हैं, ठीक है, तो उसको मेट्रोपॉलिटन कोर्ट करते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें कुछ कुछ नोटिंग भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है सर, इतना तो हम लोग को समझ में आ रहा है सर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। ठीक है सर, क्या इसका मतलब हो गया सर? अब आगे हम लोग अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या है सबसे टॉप, उसके बाद क्या है सर? हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। तो यहीं पे लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप, फॉलोड बाय हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाँ सर। डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स ओनली। ये तो आपको जानते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है, बट हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो स्टेट में होगा, क्योंकि वो उस स्टेट का हाई कोर्ट है। जैसे सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है, वो दिल्ली में है, सबको पता है। अच्छा, हाई कोर्ट क्या है सर? कैलकाटा हाई कोर्ट है। कलकत्ता मतलब वेस्ट बंगाल का कलकत्ता हाई कोर्ट है। ठीक है सर। वैसे ही अलग अलग स्टेट्स का अपना अपना हाई कोर्ट है। ठीक है। तो उसका जो डिसीजन होगा, उसका जो वर्डिक्ट होगा, वो सिर्फ उस स्टेट पे एप्लीकेबल होगा, ना कि पूरे सेंटर पे। सेंटर का मतलब क्या होगा? ऑल ओवर इंडिया पे। हालांकि जो कोर्ट होते हैं वो केस लॉज यूज करते हैं, जो मैंने आपको बताया लैंडमार्क जजमेंट। अब वेस्ट बंगाल में ऐसा केस हुआ है, मान लो ये केस कर्नाटका में भी सेम टू सेम हुआ है, तो कर्नाटका कोर्ट हाई कोर्ट क्या कर सकती है कि यहाँ का जो लैंडमार्क जजमेंट है उसको केस का रेफरेंस करके वो वर्डिक्ट सुना सकती है या डिसीजन ले सकती है। ठीक है सर। डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ सर, इतना तो हम लोग समझ ही चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सबके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है सर। डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल डिसीजन ऑन दिस मैटर। हाँ सर, ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं? एपेक्स बोर्ड, बॉडी ऑफ जुडिशरी सिस्टम। ठीक है सर। अच्छा, एस्टेब्लिश कब हुआ था सर? इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग। 26 जनवरी 1950। हाँ सर, समझिए सर, 26 जनवरी 1950। समझ में आ गया? ठीक है सर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अंडर आर्टिकल टू 126। चीफ जस्टिस के पास हायर अथॉरिटी है। ठीक है सर। प्रिंसिपल बेंच मतलब जो कोर्ट में जो जज बैठते हैं ना, प्रिंसिपल बेंच कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग सीजीआई। सीजीआई का मतलब क्या हो गया सर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजीआई का मतलब हो गया, सीजीआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है सर, समझ गए। प्रेजेंटली 34 मेंबर्स इंक्लूडिंग सीजीआई ड्यू इन राइज नंबर ऑफ केसेस। ठीक है सर। अच्छा, इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ इन सुप्रीम कोर्ट बाई राइट पिटिशन अंडर आर्टिकल 232। हम लोग अगर कुछ हम लोग को कुछ सॉल्यूशन है, अपन लोग को पिटिशन डालना है, तो हम लोग आर्टिकल 32 का अंडर सुप्रीम कोर्ट में भी एक इंडिविजुअल जाके, ना एक लॉयर के साथ नहीं, इंडिविजुअल जाके भी अपना केस फाइल कर सकते हैं। अच्छा सर, समझ गए। अब सर दूसरा हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट सर क्या है? हाई कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट और यूटी। हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो बताता है, क्या बताता है सर? क्या बताता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है सर कि आपका मतलब जो हर स्टेट है ना, उसमें एक हाई कोर्ट होना ही चाहिए। स्टेट और यूटी कुछ भी हो, उसमें एक हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है सर। देर अच्छा लिखा भी हुआ है सर, वही तो। देयर मस्ट बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट अंडर आर्टिकल 214। मैंने अभी अभी बोला था सर, देखो अभी लिखा भी हुआ। हाई कोर्ट हैज appellant, original judiciary और सुपरवाइजरी jurisdiction। ठीक है सर, समझ गए। आर्टिकल 227 लिमिट्स हाई कोर्ट पावर। ठीक है सर। लिमिट कर देता है हाई कोर्ट पावर। क्या हाई कोर्ट पावर का लिमिट कर रहा है सर? समझे नहीं क्या? क्या हाई कोर्ट पावर का लिमिट कर रहा है सर? कि ये पूरा सेंटर पे बाइंड नहीं हो रहा है, ये ओनली टू द रिस्पेक्टिव स्टेट। स्टेट के ऊपर सिर्फ बाइंड हो रहा है। ठीक है सर। अच्छा सर, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ सर? करंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया एंड 6 इन सिंगल 6 स्टेट्स शेयर अ सिंगल हाई कोर्ट। जो 25 हाई कोर्ट है जो सिंगल सिंगल स्टेट पे है, और जो छोटे छोटे स्टेट्स होंगे ना, आप मान लो जो छोटे छोटे स्टेट्स हो वहाँ पे क्या दरकार, उतना मैटर ही नहीं है, उतना कुछ है ही नहीं झमेला, तो सर वो चलिए मैं आपका हाई कोर्ट को मतलब को ही पावर दे दिया होगा। Individual can seek remedies against violation of fundamental right by filing right article 226। अच्छा, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट देखिए सर, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कहाँ है? कलकत्ता हाई कोर्ट, स्टैब्लिश्ड ऑन 2 जुलाई 1862। ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लो। तो यहाँ पे सर हम लोग का क्या क्या नोटिंग बन रहा है सर? एपेक्स बॉडी तुम लोग को पता है सर, ये आ सकता है आपको। Which one is the apex court of the India? High Court, Supreme Court, district law, or district court, or metropolitan court?
तो ये आपको क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। चलिए ठीक है सर, समझ गए। अच्छा सर, समझ गए हाई कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में अगर हम लोग देखें सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है? बिलो द हाई कोर्ट। ऑफ कोर्स बात है सर, समझ में तो इतना आ ही रहा है हम लोगों को। सुप्रीम कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। Civil judge deal with civil law matters, that is contractual disputes or claim for damages. कोर्ट ऑफ सेशन क्रिमिनल जजेस भी बैठते हैं। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लॉ में क्या होता है कि क्रिमिनल जजेस भी बैठते हैं और सिविल जजेस भी बैठते हैं, जो जिसका डोमेन है वो उस डोमेन में अपना काम करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर क्या है? कोर्ट्स गेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट। अब स्टेट में तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। अब कलकत्ता में ही एक कलकत्ता का डिस्ट्रिक्ट हो गया जो कोलकाता का कोर्ट है। अब बैरकपुर का भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग होगा। ऐसे ऐसे करके आप कोई भी स्टेट में, मैं बेसिकली कोलकाता से हूं, तो मैं कोलकाता का डिफाइन डिफाइन कर दिया। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना कोर्ट हो सकता है, अलग अलग टेरिटोरियल इस जोनल तक उस डिस्ट्रिक्ट में ये कोर्ट का केस यहाँ पे आएगा, ठीक है सर। Cases that decided based on the local limits within which are the parties resides or properties under dispute or situated। अब मान लो अब वेस्ट बंगाल में आपका प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, आप क्या मुंबई के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके केस करोगे? नहीं ना भैया। जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वहां जाके केस करेंगे, कोलकाता का या फिर जो भी वेस्ट बंगाल में जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसके आसपास का, ठीक है सर। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट क्या होता है सर? established in metropolitan cities in consultation with the high court where the population is 10 lakh or more। ठीक है सर, समझ गए सर। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जजेस आर पावर एज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है सर। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैज द पावर एज द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। सर ये सब क्या हुआ सर? जो डीएम होता है ना, सिविल सर्विसेज करके जो डीएम बनते हैं वही तो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सो दे आर सिटिंग इन मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स जहाँ पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर होता है, जो भी, ठीक है सर। तो सर समझ गए सर। तो सर ये हुआ आज का आपका फर्स्ट चैप्टर जो है ना। तो सर ये फर्स्ट चैप्टर का मान लो ओवरव्यू। ये तो चैप्टर नहीं सर, ये लीगल फ्रेमवर्क हो गया। आपको थोड़ा पता चल गया कि सर सेबी क्या है, आरबीआई क्या है, कौन लॉ बनाता है, कोर्ट्स क्या है, उसके बाद सर कैसे क्या है, कैसे आया नहीं आया। अब सर अगर हम लोग बात करें सर कि अब हम लोग को क्या क्या देखना है नहीं देखना है, तो सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, उसमें सब हेडिंग्स होंगे, कुछ कुछ लॉ अंडर सेक्शन सेक्शन क्या क्या होंगे सब पढ़ेंगे सर। नो टेंशन, टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है सर। तो इतना तो आपको समझ में आया ही होगा सब कुछ। ये नोट्स के लिए आपको मैंने शुरू में भी बताया, तभी फिर से बता दे रहा हूँ। नीचे सर जो नंबर दिया है, नंबर मूव हो रहा है, या नंबर पे आपको व्हाट्सएप में हाय मैसेज करके बिजनेस लॉ नोट्स सीएमए फाउंडेशन टाइप कर दो, नेम बता दो, मैं आपका नंबर भी सेव कर लूंगा और आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। कोई अगर सजेशन वजेशन है सर कि हाँ सर ये इम्प्रूवमेंट आपको और करना है, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया आज की क्लास का, या किसी भी क्लास में फ्यूचर में भी मैं बोलूंगा, तो सर वो उस वीडियो के कमेंट में आप जरूर से कमेंट करो, ठीक है सर। तो ये सब हो गया आपका आज का सर कवरेज। और ये नोट्स आपको अगर चाहिए तो सर एक बार आप हमको टेक्स्ट करना, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है सर। तो होपफुल्ली समझ में आया होगा सबको सब कुछ अच्छे से सर। तो दिस इज आपको मैं बता देता हूँ मेरा भी, मैं क्या करता हूँ नहीं करता हूँ, पर वो भी जान लो सर। मैं 2025 में क्वालिफाई किया, ठीक है, जून अटेम्प्ट में। अ, मतलब एक बार में सब क्लियर होते चला गया था। तो सर अच्छा स्कोर भी था, इंटरव्यू भी अच्छा गया। तो सर आज मैं पीएसयू में काम करता हूँ। मैकॉन लिमिटेड करके एक पीएसयू है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो वहाँ पे मैं काम करता हूँ। ये है सर मेरा ओवरव्यू। अभी मैं रांची पोस्टेड हूँ। तो अगर फ्यूचर में सर देखते हैं क्या क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए सर इतना ही। अब मैं चलता हूँ और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलेंगे, ठीक है सर। बाय बाय, टाटा। और सर हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।